दीनानाथ अपने खेतों में काम कर रहा था। सूरज सर पर चढ़ाया था। प्यास से जब दीनानाथ का गला सूखने लगा तो उसने पास में रखे पानी के मटके से पानी निकालकर एक गिलास पानी पी लिया। फिर खाने का थैला खोलकर खाना खाने लगा। तभी वहां से गुजरते राहगीर तारा सिंह की नजर दीनानाथ पर पड़ी। बहुत प्यास लगी है भाई, हो सके तो एक लोटा जल पिला दो। कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लगते। सही पहचाना, मैं पास के गांव से आया हूँ। ना तो मेरे पास कोई काम है, न रहने खाने का ठिकाना है। अगर थोड़ा पानी पिला दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तारा सिंह की बात सुनकर दीनानाथ उसे एक लोटा पानी का दे देता है। भाई, अभी धूप बहुत तेज है, चाहो तो पेड़ के नीचे आराम कर लो। सूरज कुछ धीमा हो जाए तब निकल जाना। बहुत भले आदमी लगते हैं आप। एक अजनबी के लिए इतनी हमदर्दी जताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। काम ना मिला तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। दीनानाथ कुछ देर सोचकर कहता है, देखो, मुझे अपने खेतों की देखभाल के लिए एक आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। मुझे बस इज्जत की 2 रोटी और रहने को सर पर छत मिल जाए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तारा सिंह की सादगी से भरी बातें सुनकर दीनानाथ उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपने खेतों में काम दे देता है। अब दीनानाथ और तारा सिंह मिलकर दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं, जिसके बदले में शाम को दीनानाथ तारा सिंह को कुछ रुपए दिहाड़ी स्वरूप में दे देता है। कुछ दिन बाद, आओ तारा, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। मैं देख रहा हूँ तुम दोपहर के समय बस लोटा भर पानी पीकर काम चला लेते हो। इस तरह तो तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। नहीं नहीं मालिक, मैं आपके साथ भोजन कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। देखो, मुझे मालिक नहीं, अपना मित्र समझो। मैंने तुम्हें मित्र समझकर काम दिया है, नौकर समझकर नहीं। आज से हम दोनों मित्र हुए। अब तो आओ, चलो मेरे साथ भोजन करो। तुम्हारा दिल वास्तव में बहुत बड़ा है। तुम एक नेक दिल और सच्ची आदमी हो। ईश्वर तुम्हारे काम में बरकत दे। तारा सिंह दीनानाथ को दिल से आशीष देने के बाद उसके साथ बैठकर भोजन करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और बीतते समय के साथ उन दोनों की मित्रता और भी गहरी होती जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ मित्र। आज हम दोनों की मेहनत का परिणाम आ गया है। आज हमारी सारी फसल बिक गई है, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। तुम्हारे सहयोग के बिना मैं इतना मुनाफा तो कमा ही नहीं सकता था। मैंने ये सब कर लिया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। देखो मित्र, तुमने मुनाफा कमाया, मेरे लिए उससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है? छोटा मुंह बड़ी बात। कहो तो तुम्हें एक सुझाव दूं? अरे कहो ना, मैंने कहा ना तुम मेरे मित्र हो, फिर ऐसी बात अपने मन में क्यों लाते हो? देखो मित्र, मेरी माँ कहा करती थी कि पैसा माया होती है जो कभी ठहरती नहीं। इसीलिए यदि तुमने समय रहते हुए इन रुपयों का सही इस्तेमाल ना किया तो ये किसी न किसी कारण तुमसे दूर हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरी मानो तो तुम इन रुपयों की जमीन खरीद लो। जमीन का भाव गुजरते समय के साथ बढ़ता ही जाता है। आज खरीदी हुई जमीन कल तुम्हें 2 गुना देकर जाएगी। दीनानाथ को तारा सिंह का सुझाव पसंद आ जाता है। तारा सिंह अगले दिन दीनानाथ को पास की गांव में एक आदमी के पास लेकर जाता है। अब बिल्कुल सही जगह पर आए हैं भाई जी। मैं आपको इतना बढ़िया प्लॉट दिखाऊंगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये जमीन इतनी सस्ती है, पूरे इलाके में सबसे कम दामों पर बेहतरीन जमीन केवल मैं ही दिला सकता हूँ। वो आदमी दीनानाथ को एक जमीन दिखाता है जिसका दाम 4 लाख रुपए था। नहीं नहीं भाई, 4 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। आप मुझे कोई सस्ती सी जमीन दिखाइए। भाई दीनानाथ, मेरी सलाह मानो तो आप ये जमीन ले लो। मेरे एक मित्र ने इसी गांव में जमीन खरीदी थी, जो 2 साल बीतते बीतते 3 गुना दाम हो गया था उसका। जब तक आपका मन करे आप ये जमीन रखना, ना मन करे तो बेच देना। आपको हर हाल में मुनाफा ही होगा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे देखो, अगर तुम्हारे पास कोई गहना है तो उसे बेचकर ये जमीन खरीद लो। जब इसका दाम बढ़ जाए तो गहने फिर से खरीद लेना। दीनानाथ बड़ा ही सीधा साधा व्यक्ति था।
वो तारा सिंह की चालबाजी को समझ नहीं सका और उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए खरीदी हुई गहने बेचकर वो जमीन खरीद ली। कुछ दिन बाद अचानक तारा सिंह ने खेतों पर काम पे आना छोड़ दिया। न जाने मेरा मित्र कहाँ है और किन हालातों में है। कहीं उस पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। मुझे जाकर पता करना चाहिए। अपने मित्र के लिए चिंतित होते हुए दीनानाथ आसपास के गांव में जाकर पता लगाता है, किंतु जैसे तारा सिंह ने बताया था उस पते पर तारा सिंह की कोई जानकारी दीनानाथ को नहीं मिलती है। कुछ दिन बाद दीनानाथ को अपनी जमीन की याद आती है। कई दिन हो गए मैं अपनी जमीन की ओर भी नहीं गया। आज जाकर उधर चक्कर लगाकर आता हूँ। जैसे ही दीनानाथ सूरजपुर गांव में अपनी जमीन के पास पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मित्र तारा, और तुम यहाँ मेरी जमीन पर खेती कर रहे हो? मुझे कुछ बताया भी नहीं और अचानक ही गायब हो गए। मैं तुम्हारे बताए पते पर भी गया था, वहाँ भी तुम्हारा कोई पता नहीं चला। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे कौन हो तुम? कौन मित्र? किसका मित्र? ये मेरी जमीन है जिसे मैंने नगद पैसे देकर खरीदा है। चुपचाप जाओ यहाँ से, नहीं तो घर जाने लायक नहीं रहोगे। तारा सिंह की बात सुनकर दीनानाथ को गहरा सदमा लगता है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें आसरा दिया, काम दिया, भोजन दिया। इतना ही नहीं, अपने दिल में स्थान देकर अपना मित्र बनाया, और तुमने मेरे ही साथ धोखाधड़ी की। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन तुम्हारी है? दीनानाथ की बात सुनकर तारा सिंह जमीन के कागज लाकर उसे दिखा देता है। तुम अनपढ़ तो हो ही, बेवकूफ भी हो। जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाते समय मैंने धोखे से तुमसे उन कागजों पर भी अंगूठा लगवा लिया था जिसमें लिखा था कि तुम ये जमीन मेरे नाम कर रहे हो। अब इस जमीन का कानूनी मालिक मैं हूँ। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तारा सिंह की बात सुनकर दीनानाथ रोता पीटता अपने घर लौट आता है। घर आकर वो अपनी पुत्री को सारी बातें बताने लगता है। आप चिंता न करें पिताजी, मैं कोई हल निकालती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके फिर से तेरे लिए गहने बनवा दूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा। तेरी शादी के गहने मैंने उस धूर्त के कहने पर बेचकर उस जमीन में लगा दिए। अगले दिन दीनानाथ की बेटी कांता अपने होने वाले पति को सारी बातें विस्तार से बताती है। ये तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई है पिताजी के साथ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि पिताजी ने तो तुम्हें उससे उलझने के लिए मना किया है ना। उस धोखेबाज आदमी को मैं सबक सिखाऊंगा। तारा सिंह जी, एक पार्टी है जो आपको आपके जमीन की दुगनी कीमत देने के लिए तैयार है। आप कहें तो आपकी बात करवाऊं उससे। क्या सचमुच मुझे इस जमीन के 8 लाख मिल सकते हैं? अरे क्यों नहीं भाई जी, आप बस एक बार हाँ बोलिए, फिर देखिए मेरा कमाल। 8 लाख पाने की खुशी में तारा सिंह जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन एक शहरी बाबू सूट बूट पहनकर आया और बैग भर कर नोट तारा सिंह को थमा दिया। मुझे पता है कि तुम एक अनपढ़ हो। तुम चाहो तो किसी पढ़े लिखे आदमी को बुलाकर ये रुपए गिनवा सकते हो। पूरे 8 लाख हैं। अब बस बिना किसी देरी किए ये जमीन मेरे नाम कर दीजिए। अनपढ़ जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। पैसे गिनना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। तारा सिंह रुपए गिनने के बाद जमीन के कागज पर दस्तखत कर देता है। दरअसल खरीदार बनकर आए दीनानाथ के दामाद महेश ने गड्डियों में ऊपर असली नोट रखकर बाकी नकली नोट उसे थमा दिए थे। 2 दिन बाद तारा सिंह रोता पीटता प्रॉपर्टी डीलर के पास आता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। सच सच बता, कौन थी वो पार्टी जिसने मुझे नकली नोट थमाकर जमीन अपने नाम करवा ली? बता, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ हाँ, चलो पुलिस के पास। अगर पुलिस के पास जाओगे तो मैं सबसे पहले पुलिस को बताऊंगा कि कैसे तुमने मुझे कुछ रुपयों का लालच देकर उस गरीब दीनानाथ से गलत कागजों पर साइन करवाए थे। अपनी पोल खुलती देख तारा सिंह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तारा सिंह अपने धोखेधड़ी के खेल का खुद ही शिकार हो गया था। इस तरह थोड़ी सी सूझबूझ और चालाकी दिखाकर दीनानाथ के दामाद और बेटी ने अपने पिता की जमीन ठग तारा सिंह से वापस पा ली थी। शंकर अपने परिवार के साथ रामनगर में रहता है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to dear Rahul. Happy birthday to you. राहुल केक काटकर अपने माँ बाप को खिलाता है। बेटे बताओ, आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? पापा, मुझे और पढ़ने के लिए कनाडा जाना है। क्या आप मुझे कनाडा भेज सकते हो? बेटा, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं तुम्हें कनाडा भेज सकूं। तो क्या आप मुझे जन्मदिन पर तोहफा नहीं देंगे? बेटे को नाराज होता देख माँ बोली, बेटा पढ़ने जाने की तो बात कर रहा है, कुछ कीजिए ना। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो हमारे बुढ़ापे की ही लाठी बनेगा ना। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? पापा, एक रास्ता है। अगर आप अपनी दुकान बेच दो तो मैं आराम से कनाडा जा सकता हूँ। क्या? हाँ पापा, अगर आपको मेरा भविष्य बनाना है तो आपको अपनी दुकान बेचनी होगी। बेटा, अगर मैं अपनी दुकान बेच दूं तो कमाऊंगा कैसे, और फिर हम खाएंगे क्या? पापा, आपको कमाने की जरूरत नहीं है। मैं कनाडा में पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर लूंगा। हर महीने ढेर सारे डॉलर आपको भेजता रहूंगा, फिर आप दोनों आराम से जीना। राहुल ठीक कह रहा है। अब आप जल्दी से दुकान बेचकर राहुल को कनाडा भेजने की तैयारी कीजिए। बेटे का भविष्य संवारने के लिए शंकर ने पार्वती की बात मानकर अपनी दुकान बेचकर बेटे को पढ़ाई के लिए कनाडा भेज दिया। उधर राहुल कनाडा में पढ़ाई कर रहा था और इधर शंकर अपनी कमाई का जरिया थी वो इकलौती दुकान को बेचकर बेसहारा हो गया था। कुछ महीनों तक राहुल अपने माँ बाप को पैसे भेज रहा था और अचानक उसने अपने बूढ़े माँ बाप को पैसा भेजना बंद कर दिया। सुनते हो जी? राहुल पैसा नहीं भेज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में पड़ गया हो? पता नहीं, मगर हम जरूर मुसीबत में पड़ गए हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप चिंता मत करो, मेरा मंगलसूत्र बेचकर खाने का कुछ सामान लाइए। कुछ दिन तो यूं ही निकल जाएंगे, तब तक तो राहुल का फोन आ ही जाएगा। बूढ़े माँ बाप राहुल का फोन आने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, मगर कई महीनों तक राहुल का फोन नहीं आता। अचानक देश में कोरोना फैल जाता है। तब पार्वती को भी कोरोना हो जाता है। दवाई के पैसे ना होने के कारण पार्वती मर जाती है और शंकर अकेला हो जाता है। बस अब वो एक ही उम्मीद पे जीता है कि राहुल उसे पैसे भेजकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर अफसोस, पैसा भेजना तो दूर की बात है, राहुल तो बूढ़े शंकर को फोन भी नहीं करता। अब शंकर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आस पड़ोस वाले उसे भिखारी समझकर खाना देते हैं और शंकर बड़ी मुश्किल से जीता था। शंकर, तेरे बेटे का फोन आया कि नहीं? नहीं, उसकी माँ के मरने पर भी राहुल का फोन नहीं आया था। लगता है फॉरेन जाकर वो हमें भूल गया है, पर आएगा, एक दिन उसका फोन जरूर आएगा। अचानक एक दिन राहुल का फोन आता है। बूढ़ा शंकर खुशी खुशी फोन उठाता है। हेलो पापा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। पापा, मैंने यहाँ एक गोरी मैम से शादी कर ली है और यही खुशखबरी देने के लिए मैंने आपको फोन किया है। पापा, जल्दी से मम्मी को फोन दीजिए। पापा, आप बोलते क्यों नहीं? पापा, आप दोनों ठीक तो हो? बेटे, मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूँ, मगर तुम्हारी माँ? पापा, क्या हुआ मेरी माँ को? मर गई बेचारी। क्या? मेरी माँ मर गई? हाँ बेटे, पर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। वो अगर जिंदा होती तो भूख से मर जाती। तुझे कनाडा भेजने के लिए मैंने अपनी दुकान बेच दी, फिर तो हमको खाने के भी लाले पड़ गए। पापा, मैं इंडिया आ रहा हूँ। अब मैं आपको वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे का फोन आने पर शंकर खुशी से पागल हो रहा था। राहुल उसे कनाडा ले जाने के लिए आ रहा है, ये बात वो सबको बता रहा था। ए हरिया, मैंने कहा था ना मेरे बेटे का फोन आएगा। अरे अब तो मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। तब तो तू कनाडा जाएगा, है ना? हाँ, मैं कनाडा जाऊंगा और तुम सब के लिए बड़े बड़े तोहफे भेजूंगा। अरे शंकर, तू तो पगला गया है। पगला ही जाऊंगा ना। अब मैं अपने बेटे के साथ कनाडा में रहूंगा, कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा।
मेरा बेटा मेरा खूब ख्याल रखेगा। हाँ। और कुछ ही दिनों बाद राहुल इंडिया आता है। बेटे को मिलकर शंकर काफी खुश हो गया। पापा, आपके दुख भरे दिन बीत गए, अब मैं जो आ गया हूँ। हाँ बेटा। पापा, थोड़े ही दिनों में हम हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे और जीवन भर मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। जीते रहो बेटे। पापा, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो ना। पापा, अब हम इंडिया में वापस कभी नहीं आएंगे, इसलिए अब आप ये घर बेच दीजिए। क्या? ये घर बेच दूं? हाँ पापा, क्योंकि जब हमें इंडिया वापस आना ही नहीं है तो यहाँ घर रखने से क्या फायदा। ये घर बेच के जो पैसा आएगा उससे हम कनाडा में घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। आपको मुझ पे भरोसा तो है ना पापा? बेटा, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। कुछ ही दिनों में शंकर का घर बिक जाता है और घर के सारे पैसे शंकर अपने बेटे को दे देता है। पैसे मिलते ही शंकर का बेटा सारे पैसे कनाडा ट्रांसफर करता है। पापा, आज रात की फ्लाइट से हम कनाडा जा रहे हैं। कनाडा जाने की खुशी में बूढ़ा शंकर हद से ज्यादा खुश था। दोनों बाप बेटे एयरपोर्ट पर जाते हैं। राहुल अपने पापा को एयरपोर्ट के बाहर रोककर कहता है, पापा, थोड़ी देर के लिए आप बाहर रहिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको लेने के लिए आता हूँ। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बहाने राहुल एयरपोर्ट के अंदर गया तो सही, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आता है। हे भगवान, काफी देर हो गई है, राहुल अब तक क्यों नहीं आया है? शंकर को एयरपोर्ट के बाहर राह देखते देखते 8 घंटे हो गए, मगर राहुल नहीं आया। तब एयरपोर्ट के अंदर से गांव के मुखिया बाहर आते हैं। शंकर को देखकर वो उसके पास जाते हैं। अरे शंकर, तू अभी तक यहाँ बैठा है? तेरे बेटे की फ्लाइट तो गए हुए 5 घंटे हो गए। क्या? मुखिया की बात सुनकर शंकर के पाँव के नीचे की जमीन सरक जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। अपनी ही औलाद ने धोखा दिया, ये दुख शंकर सह नहीं पाता है और वहीं पर भगवान को प्यारा हो जाता है। रोशनी एक राजस्थान के छोटे से गांव में रहती थी। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसके बापू ने उसे आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए अब वो सिलाई कढ़ाई सीख रही थी। एक दिन रोशनी के लिए शहर से एक रिश्ता आया। लड़की तो भाई साहब बहुत सुंदर है आपकी, घर गृहस्थी की काम तो कर ही लेती होगी, और क्या सिखाया है आपने अपनी बेटी को? बहन जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने अपनी बेटी को घर गृहस्थी के कामों में बिल्कुल निपुण रखा है। हमने कोई अफसर तो बनाना नहीं है छोरी को। हम तो बस ये चाहते हैं छोरी ससुराल में बढ़िया से रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी शहर में लगी है। अब शहर के हिसाब से मुझे कम से कम 8 तक तो पढ़ी लड़की चाहिए। अंगूठा छाप लड़की मुझे न जमेगी। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमारी रोशनी तो पूरे 12 तक पढ़ी है। हर बार टॉप क्लास में पास हुई है छोरी, बहुत होशियार है। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है। अम्मा, मुझे तो लड़की पसंद है। रोशनी के पसंद नापसंद का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब तो बस उसे ये कहकर मना लिया गया था कि वो शादी के बाद शहर में रहेगी। दीपक एक सरकारी विभाग में चपरासी था, फिर भी सरकारी नौकरी का घमंड दीपक की माँ पे सर चढ़कर बोल रहा था। शादी के बाद, देख रोशनी, मेरे कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री कर देना। तुझे पता भी है, एसडीएम के दफ्तर में काम करता हूँ मैं। सरकारी नौकरी है, बड़े बड़े अफसरों के साथ काम करना होता है। बहुत बड़ी नौकरी होती है क्या एसडीएम की? आपकी तरक्की होगी तो आप भी बनोगे ना एसडीएम? हट पगली, ऐसे कोई ना बन सके है एसडीएम। बहुत बड़ा पद होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस कुर्सी पर बैठने के लिए। मैं तो बस एक चपरासी हूँ। मैंने तो 10वीं पास कर रखी है बस। इस जन्म में तो बस चपरासी ही बनकर रह जाऊंगा। अरे तू गांव की गवार, तुझे क्या पता है?
समझ ले एसडीएम इतनी बड़ी नौकरी है कि बड़े बड़े अफसर आगे पीछे जीजी करते घूमते हैं। पढ़ने का तो मुझे खूब शौक है, पता है हर साल मेरे सबसे ज्यादा नंबर आते थे गांव में, लेकिन बापू ने पढ़ाई छुड़वा दी। अगर मैं पढ़ाई कर लूँ तो क्या मैं भी एसडीएम बन सकती हूँ? चल चल अब ज्यादा मुंगेरी लाल के सपने मत देख, ठीक ही कहते थे तेरे बापू। अब ये घर ही तेरा सब कुछ है, ससुराल वालों की सेवा किसी नौकरी से कम है क्या? खूब सेवा कर अपने घर वालों की। हाँ, सास की बात सुनकर रोशनी मुंह लटकाकर अपने काम में लग जाती है। रात को रोशनी, कभी कभी मन बड़ा कचोटता है कि क्यों मैंने कभी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाया। बचपन में मेरा मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में। जब पढ़ाई ना करी तो नौकरी भी चपरासी की ही मिली। आज बड़े बड़े अफसरों को देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। आपसे पढ़ाई नहीं हुई और मुझे शौक था तब भी बापू ने नहीं करने दी। पता है एक ही दिन में पूरी किताब रट जाती थी मैं। सुनो, मुझे पढ़ने दो ना, मैं वादा करती हूँ घर का काम, अम्मा की सेवा, खाना पीना, बर्तन कपड़े सब करूँगी मैं। ये क्या मांग लिया तूने? अम्मा बवाल मचा देगी। उसे तो पढ़ी लिखी लड़कियों से वैसे ही सख्त चिढ़ है। घर की बहू को बाहर जाने की आज्ञा नहीं देगी अम्मा। आप मना लो अम्मा को, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं मांगूंगी आपसे। और मैं पढ़ूंगी तो आप समझ लेना कि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं आपसे अलग थोड़े ही हूँ। क्या पता मैं कल एसडीएम बन जाऊँ। रोशनी की ललक देखकर दीपक उसे मना नहीं कर पाता है और अम्मा से पूछे बिना उसका बीए का फॉर्म भरवा देता है। रोशनी भी अपने वचन की काफी पक्की थी। वो दिन भर काम करती और पति का हाथ बटाने को सिलाई करके 4 पैसे भी कमाती और रात होते ही दिए की रोशनी में छिप छिप कर पढ़ाई करती। इस तरह साल भर बीतने को आया। अब रोशनी की परीक्षा का समय आ गया था। मुझसे जिद करके अब तुमने एडमिशन तो करा लिया। अब अगले सप्ताह से पेपर हैं। कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है? मैंने तो तुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मेरी तैयारी तो पूरी हो गई है। जब परिणाम आएगा तब आप खुद देख लेना। परीक्षा के कुछ दिन बाद प्रथम वर्ष का परिणाम आया तो पता चला कि रोशनी ने लड़कियों में टॉप किया है। अरे रोशनी, ये सब कैसे किया तुमने? मैंने तो तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। हमेशा घर के कामों में उलझा पाया। घर के काम तो करने ही थे, इसलिए आप सबके सोने के बाद मैं रात में पढ़ाई करती थी। मुझे माफ कर देना रोशनी। मैंने तो सोचा था तुम पहले ही साल फेल होकर खुद अपने हाथ खड़े कर दोगी। मुझे लगता था कि तुम सब कुछ एक साथ इतना नहीं संभाल पाओगी, लेकिन तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम सच में बहुत मेहनती हो। अब मुझे किसी का डर नहीं। तुम जितना चाहे पढ़ो। एक दिन साहब, ये एसडीएम बनने के लिए दाखिला कराने में तो लाखों खर्च आता होगा ना? कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो इंसान की काबिलियत के ऊपर है। जो जितना काबिल है उतनी आसानी से सफल हो सकता है। ग्रेजुएशन करने के बाद पीसीएस की परीक्षा होती है। जो उसमें पास कर लेता है वो इस कुर्सी पर बैठ सकता है। मात्र कुछ घंटों की पढ़ाई से वो टॉप कर सकती है। तो अगर मैं उसे पढ़ने का मौका दूं, शायद वो पीसीएस पास कर ले। घर पहुंचकर दीपक रोशनी और अपनी माँ से एसडीएम साहब से हुई बात को बताता है। ये 12वीं पास गांव की कलेक्टर बनेगी। ज्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखो तुम दोनों। घर गृहस्थी में ध्यान लगाओ बस। अम्मा, मेरी पत्नी आगे पढ़ेगी। जो काबिल है उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए। और हाँ, ये ग्रेजुएट हो चुकी है, कोई 12वीं पास गंवार नहीं है। अच्छा, तो अब ये कलेक्टर बनेगी और तू क्या घर में रोटी बनाएगा? अपने सर पर मत बैठा इसको। बस इसीलिए मुझे इन पढ़ी लिखी लड़कियों से चिढ़ है। ब्याह के वक्त तो इसका बाप कह रहा था मेरी बेटी पक्की गृहस्थन है और ससुराल आते ही इसके पर लगाए। अब नौकरी करनी है महारानी को। अम्मा, किसने कहा बस औरत चूल्हा चौका ही कर सकती है? अगर ये काबिल है तो बाहर जाकर काम ये करेगी। और रही घर संभालने की बात, ठीक है, घर मैं संभालूंगा। कल को अगर यह कुछ बन जाएगी तो भला भी तो हमारे परिवार का ही होगा ना। शिक्षा एक नहीं बल्कि आने वाली 5 पीढ़ियां सुधारती है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और बस तू रोटियों की चिंता में घुली जा रही है। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ से मुंह बिचकाती हुई चली गई। अम्मा को नाराज करके मुझे कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा। रोशनी, एक चपरासी अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता है? अगर तुम पढ़ लोगी, अच्छी नौकरी पा जाओगी तो हमारे ही बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। तुम अम्मा को अभी जानती नहीं हो।
बस कठोर बनने का दिखावा करती है वो। देखना, जिस दिन तुम अफसर बनोगी, सारे शहर में घी के लड्डू बांटेगी अम्मा। तुम बस तैयारी करना शुरू करो। और हाँ, ये सिलाई कढ़ाई बंद कर दो, अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। पति की बात सुनकर रोशनी को जैसे उड़ने के लिए पंख मिल गए थे। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कभी नौकरी भी कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। रोशनी ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की। गरीब दीपक ने भी अशिक्षित होते हुए शिक्षा का मतलब समझकर रोशनी की हर संभव मदद की। कुछ दिन बाद, रोशनी, तुम्हारी परीक्षा में 4 महीने का समय बाकी है। मैंने नौकरी से 4 महीने की छुट्टी ली है ताकि घर के काम संभाल सकूं और तुम्हें पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिल सके। अपने पति की बात सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोशनी ने पूरे 4 महीने दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई की और पूरी लगन से परीक्षा भी दी। 4 महीने के बाद दीपक भी अपनी नौकरी पे वापस जाने लगा। कुछ दिन बाद रोशनी का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें उसने पहले ही प्रयास में एसडीएम के पद पर नियुक्ति पा ली थी। अब तो गांव, शहर, कस्बा हर तरफ रोशनी के ही चर्चे थे। कुछ ही देर में पत्रकार रोशनी के घर में जमा होने लगे। मैम, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? क्या आपको इस बात से शर्म नहीं आएगी? जिस दफ्तर में आप मुख्य अधिकारी बनेंगी, वहाँ आपके पति चपरासी हैं। देखिए, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। आप कोई दूसरा सवाल पूछिए। पत्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर रोशनी से बार बार यही जानना चाहते थे कि चपरासी की पत्नी को एसडीएम बनकर कैसा लग रहा है। अरे सर, आप एक चपरासी हैं और आपकी पत्नी एक पीसीएस अधिकारी बन गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप अपने आप को छोटा तो महसूस नहीं कर रहे हैं? अब तो आपके मजे हैं। पत्नी कमा कर लाएगी और आप खाएंगे। पत्रकारों की तरह अब आम लोगों को भी दीपक के बारे में यही राय हो गई थी। हर कोई दीपक को देखकर उसकी खिल्ली उड़ाया करता था, जिससे वो रोशनी से कटा कटा सा रहने लगा था। कुछ दिन बाद रोशनी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद, देखो, अब मैं एसडीएम बन गई हूँ। अब आप चपरासी की नौकरी छोड़ दो। ये क्या बात कर रही हो रोशनी? वो मेरा काम है, भूलो मत। एक समय उसी नौकरी से मैं अपना घर चला रहा था। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब मुझे शर्म आती है। मेरी भी समाज में कोई इज्जत है। देखो रोशनी, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इस तरह धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। एक दिन रोशनी तलाक के कागज लाकर दीपक को दे देती है। दीपक, अब मेरा इस घर में रह पाना संभव नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। रोज रोज के झगड़े के कारण मैं अब अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इन पेपर पर साइन करो और मुझे आजाद कर दो। रोशनी 4 साल के शादी के टुकड़े कर कर चली गई थी और दीपक बेचारा खड़ा हुआ सोच रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो गई। क्या एक गरीब आदमी ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर सकता? क्या पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना गलत था और पत्नी के कहने पर नौकरी न छोड़ना क्या उसकी गलती थी? वजह चाहे जो भी रही होगी, लेकिन आपसी प्यार और समझदारी से शुरू हुआ ये रिश्ता अंत में अभिमान के कारण ये खत्म हो गया।